तो पहले मैं सर्किट का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता देता हूं फिर से। यहां पर हमने क्या किया था, सबसे पहले एक 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, नंबर्स याद रखना, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने किससे कनेक्ट किया, स्विच से, ठीक है। स्विच जैसे ही ऑन होगा तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक पूरा रास्ता बन जाएगा इस करंट के फ्लो होने के लिए। स्विच अगर क्लोज नहीं है, ओपन है, मतलब रास्ता बंद है। समझ में आ गया? तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वो कहां पर गया, रजिस्टर में, और रजिस्टर से पास होके, रजिस्टर नाम से क्लियर है, वो रजिस्ट करेगा। क्या रजिस्ट करेगा, करंट का जो फ्लो है एक तरीके से वो क्या कर रहा है, उसको रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब रजिस्टर में ना ये जाएगा करंट, और जब रजिस्टर और करंट मिलेंगे तो यहां पर एक वोल्टेज क्रिएट होगा, और आपने अगर ये वोल्टेज मेजर किया होगा तो ये लगभग 3.5 वोल्ट के आसपास बन रहा होगा। फिर वो आगे जाके कहां पर जाएगा, एलईडी पे। जब आप इस एलईडी के अक्रॉस दोनों टर्मिनल पे, उसके दोनों लेग्स पे जब वोल्टेज मेजर करोगे तो 5.5 वोल्ट के आसपास जाएगा। तो मतलब 3.5 वोल्ट यहां पर गया और 5.5 वोल्ट यहां पर गया, तो टोटल मिला के कितने वोल्ट हो गए, ये 9 वोल्ट्स। तो ये जो 9 वोल्ट्स की बैटरी जो हमने यहां पर कनेक्ट की है, ये पूरा 9 वोल्ट्स इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आया ये चीज? तो इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये उन सबके सिंबॉलिक फॉर्म है। और यहां पर जो आप ये डिवाइस यूज कर रहे थे, किसको मेजर करने के लिए, वोल्टेज को या फिर करंट को, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। यहां पर ये वोल्टेज भी मेजर करेगा, करंट भी मेजर करेगा, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो भी मेजर करेगा। क्लियर ये चीज? तो इस चीज को ध्यान में रखना, जब हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो इन सारी चीजों को कोरिलेट करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ आज के, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पहले ये पूरा एनसीईआरटी का ही एज इट इज बुक को मैंने उठा के दिया है, एक एक करके मैं समझाते जा रहा हूं क्या लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in home, school, hospital, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow in electric circuit? तो देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने बताया ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वो कैसे फ्लो हो रही है। What are the factors that control and regulates the current through an electric circuit? तो जो करंट का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब फ्लो को ब्लॉक करना है, फ्लो को बंद करना है, तो हमने क्या कर दिया, स्विच दबा दिया, बंद हो गया। ऑन कर दिया तो क्या हो गया, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो कैसे रेगुलेट करते, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं सबसे पहले इस चीज पे। तो यही चीज अभी हमने देखी थी सर्किट में, बस यहां पर बैटरी के साथ डायरेक्टली उसने एक बल्ब को, एलईडी को कनेक्ट किया है। हमने एक रेजिस्टेंस भी लगाया है, क्योंकि ये एलईडी का वोल्टेज जो है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, ज्यादा वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो उड़ जा रही थी एलईडी। समझ में आया ये चीज? अब इसके स्ट्रक्चर को अंदर समझना। यहां पर ये जो वायर गई हुई है, इस वायर के अगर आप अंदर पे देखोगे तो बाहर में तो कवरेज है खाली प्लास्टिक की, उसके अंदर में क्या होगा, कोई ना कोई मेटल होगा। यूजुअली क्या होता है, कॉपर वायर होता है, ठीक है। तो कॉपर किससे बना है, तो हर एक सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम। तो वो किससे बना है, एटम से। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ये क्या है, एटम्स है। अब एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग केमिकल में, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिर भी एक बार शॉर्ट में देखते हैं। अगर आप इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन सबसे सेंटर में होता है, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सब हम आगे डिफाइन करेंगे, चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाहर की तरफ जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसके अक्रॉस रिवॉल्व होते रहते, उन्हें नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। मतलब ये समझ के चलो, ये पॉजिटिव चीजें हैं, इसके चारों तरफ नेगेटिव चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो एक्चुअली ये सबसे आउटर पार्ट में होता है, तो इस पे सबसे कम फोर्स लगता है, आप ये समझ सकते हो। मतलब ये लूज होता है, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब हर एक सब्सटेंस में एटम होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप छोटे छोटे पीसेस लो पेपर के, ठीक है, अगर आप अपने पेन को इस तरीके से रब करोगे
और उसके बाद आप उस छोटे छोटे पीसेस से टच कराओगे तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपल करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पेन में भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सब्सटेंस होंगे, एटम्स होंगे। उन एटम्स में हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल गए हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और वो दूसरी चीजों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया ये चीज? तो ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब यहां पर एक और चीज देखो, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है, मतलब वो कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन में, उसको मेजर करने की यूनिट है कुलाम्स, जिसको यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इसको नोट करो क्योंकि ये कैलकुलेशन में हम आगे यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहां तक की स्टोरी सबको क्लियर हो गई। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ओके, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सेम वैल्यू होती है उनकी भी। ठीक है, बस वो पॉजिटिव में होते हैं। तो यहां तक की स्टोरी सबको क्लियर हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं। देखो अगेन यहां पर ये हो गया हमारा वायर के अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वायर में एक तरफ पे हमने क्या लगा के रखी थी, बैटरीज लगा के रखी थी। बैटरीज के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होते हैं। समझ में आया? और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो हम जब इसमें कनेक्ट करते तो जो वायर में, जैसे मान लो एक कॉपर का वायर है, तो कॉपर के वायर में ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल जो है, उसके कारण क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करेंगे। समझ में आई एक चीज? सेम चीज अपोजिट वे में भी होता है। देखो यहां पर बता रहा हूं, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये कॉपर वायर हो गया, कॉपर वायर में भी इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल ऑफ एटम में। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है रिपल होंगे। रिपल होंगे मतलब इस तरफ आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तो यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हो। और एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो यहां पर ये लोग इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में आपको होता हुआ दिखेगा, जो कि इस सर्किट में समझ में आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैसा होता है, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। ठीक है, हाँ, ओके। देखो दोबारा से देखो, यहां पर यहां तक की चीजें क्लियर थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे स्ट्रक्चर। आउटर शेल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इनर शेल पे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। क्लियर? अब आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज्यादा दूर होता है अगर देखा जाए तो वो उसे इजीली हम इसके शेल से बाहर निकाल सकते हैं। अब वो बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा, इसके बाजू वाले एटम में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाजू में एक और एटम है, वहां पर शिफ्ट होगा। इस तरीके से अगर मान लो मैं यहां एक नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूं किसी बैटरी का, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके नेक्स्ट वाले एटम की तरफ मूव करेगा, फिर नेक्स्ट एटम से अगले नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरीके से जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव फोर्स लगने के कारण दोनों नेगेटिव तो रिपल होके इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर वही हो रहा है। ये जो ग्रीन कलर या येलो कलर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। और ये जो कॉपर के अंदर जो एटम्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको रिपल कर रहे हैं। रिपल कर रहे हैं तो वो आगे आगे मूव करना चालू कर रहे हैं। समझ में आया ये चीज? और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये मूव करके इधर जा रहे हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का या बोल सकते चार्जेस का फ्लो यहां पर हो रहा है। समझ में आया ये चीज? और यही जो चार्जेस का फ्लो है इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं।
यहां तक का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? तो ये फ्लो होने के दो कारण है। एक कारण क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स, जो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल कर रहा है, और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पर? अट्रैक्शन फोर्स। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो इस तरीके से किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट नाम यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। सबसे पहले इसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने नेगेटिव चार्जेस को ध्यान में नहीं रखा, उसने सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के टर्म्स में करंट को डिफाइन किया, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव के हिसाब से जब हम डिफाइन करते हैं तो उसने क्या बोला कि जो करंट है वो कहां से फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो करंट का डायरेक्शन नहीं होता। करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या ये क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? करंट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन के बारे में जब डिटेल डिस्कशन हुआ, तब जोसेफ थॉमसन ने ये चीज आइडेंटिफाई की और उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। समझ में आया ये चीज? तो अभी तक की जो स्टोरी है वो ये है कि करंट का जो फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। क्लियर हो गया ये चीज? इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं? कौन से फोर्सेस के कारण? रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स के कारण। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो करंट का फ्लो कहलाता है, और करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ध्यान से समझना, अगर मान लो आप 1 kg राइस खरीदते हो, 1 kg आपने राइस खरीदा, तो उसमें जो उसका सबसे छोटा पोर्शन होगा राइस का 1 kg में, वो क्या होगा? एक चावल का दाना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो एक चावल का दाना जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए एक चावल के दाने का वेट जो है वो 1 ग्राम है, ठीक है। आपने कितना राइस खरीदा है? 1 किलोग्राम। तो आपको कितने चावल के दाने मिले होंगे? 1000 मिले होंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक चावल का दाना सबसे छोटा पार्ट है, ये बोल सकते हैं हम उसका। तो उसी तरीके से जो सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये लाइन जो लिखी है इसको नोट डाउन कर लो। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, smallest charge that can exist, smallest charge that can exist is called an electron, is called an electron। और इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई से। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपने अभी नोट किया था, थोड़ी देर पहले मैंने नोट करने बोला था, कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे मैंने बताया ना कुलम्स, जैसे मैंने बताया ना, एक चावल के दाने का वेट मान लो 1 ग्राम है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है? इतना चार्ज है। समझ में आया ये चीज? अब अगर मैं ये बोलता हूं किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा? किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका चार्ज कितना होगा? तो आप क्या कर दोगे? 5 से क्या कर दोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, उस बॉडी का उतना चार्ज हो जाएगा, उतना कूलम्स में उसका चार्ज हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो कभी भी किसी बॉडी के चार्जेस जो होते हैं, टोटल चार्जेस जो होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। टोटल चार्जेस को यूजुअली किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल क्यू से, और वो n इंटू ई के बराबर होगा। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके चार्ज कितना होगा? 5 इंटू ई। ई की वैल्यू हमको पता है। यहां तक समझ में आ गया? तो सेकेंड लाइन वही बता रही है, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। नोट कर लो इसको। द नेट
charge on a body is integral multiple of E. नोट कर लिया सबने? ओके, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको नोट करो। नोट करना। ए बॉडी हैज 10 raised to power 20 electrons. 10 raised to power 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। नोट कर लिया? A body has 10 raised to power 20 free electrons. Calculate its net charge. Calculate its net charge. आपको इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करना है। तो ये 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें फ्री। मतलब ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। n इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 रेज टू पावर 20। समझ में आया सबको ये चीज? इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19। अब आपको -19, अब आपको उसका टोटल चार्ज निकालना है, नेट चार्ज निकालना है उस सब्सटेंस का। तो क्या करोगे कि Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। तो N की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 20 इंटू ई की जगह पे क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समझ में आया ये चीज? अब ये दोनों टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों के पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 20 और -19 पावर में क्या बच जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर 1। समझ में आया सबको ये? तो ओवरऑल फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 16। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्स। तो उस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा? 16 कूलम्स। समझ में आया ये फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है? क्यू क्या बताएगा? उस बॉडी का नेट चार्ज कितना है। एन क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई की वैल्यू हमेशा यहां पर क्या होगी? फिक्स। हाँ, कूलम्स चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट होती है, आगे हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं पहले थोड़ा आगे पीछे हो गया स्लाइड्स मेरा, इसलिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, क्या चीज? किसकी वैल्यू? हाँ, ये माइनस होगा। मैं साइन को अभी यहां पर मेंशन नहीं किया था, तो -16 कूलम्स होगा, नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ई की वैल्यू -1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 होती है। यहां तक हो गया सबका क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। Find the number of electron in 1 coulombs of charge. अब यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करेंगे? n से। मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, और ये 1 कूलम, ये क्या चीज गिवन है? q की वैल्यू। तो q की वैल्यू गिवन है, तो q की जगह पे यहां पर क्या पुट कर देते हैं हम? 1। n की जगह पे n रहेगा, और e के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। क्या ये समझ में आया सबको? अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1/1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n। ठीक है, हाँ, अब देखो इधर पे ध्यान देना, ये एक्चुअली जो हम माइनस लेते हैं ना, ये माइनस बताता है वो इलेक्ट्रॉन है, प्लस लेते हैं मतलब वो क्या बताता है? प्रोटॉन। अब अगर मैं माइनस लूंगा तो ये वाली टर्म n की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कोई भी चीजों को हम पॉजिटिव टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं ना,
तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि n जो है वो किसी भी चीजों का काउंट है यहां पर। क्लियर हो गया ये चीज? तो क्या होगा कैलकुलेशन करने पे, ये -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +19 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल्स टू n। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक काम करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू n। क्या ये वाला स्टेप समझ में आ गया सबको? मैंने पॉइंट हटाया और ऊपर पे एक 10 लगा दिया। अब इसको काटने के लिए क्या करें, ये 19 को भी और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 18 इज इक्वल्स टू n, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया यहां पर 16। कटेगा क्या ये? एक और 10 लेना पड़ेगा या फिर दो नहीं, कम करना पड़ेगा ना, यहाँ पर 19 है ना, तो मैंने यहाँ पर 3 टेंस एक और कर देते इंटू 10, और इधर पे 10 की पावर कितना कर देंगे, 16 हो जाएगा। चेक करो, ये जो 10 की पावर 19 था ना, तो 3 10 को मैंने अलग कर दिया, तो 10 की पावर 16 यहाँ पर बच गया। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या कैलकुलेशन सबको? ठीक है, अब इसको सिंपली कट कर दो, 2 से कट होगा, 2 8 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 10। ठीक है, और ये 2 5 जा 10 इतना हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 625। तो ये कितना हो गया, 625 इंटू 10 रेज टू पावर 16 n की वैल्यू ये आ गई। मतलब कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो यहाँ कैलकुलेशन में हमको मिला है। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब ये वाला नंबर भी जो आपको मिला है ना, आप इसको ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं ये यूज होगा। ये नंबर भी हमेशा फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा हमेशा? क्योंकि E की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंटू 2 कर दो, डबल कर दो उसका। समझ में आ रहा है? 10 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 10 कर दो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये है इस सब का थ्योरेटिकल पार्ट, आकाश सर का ही नोट्स है, तो मैं एक बार उसी को ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया, क्या लिखा है, अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण या तो वो अट्रैक्शन या तो फिर रिपल्सिव फोर्स शो करते। सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जो मैंने आपको पेन वाला बताया। पेन को रब करके एकदम छोटे छोटे कागज के टुकड़े लो और उसको टच करके देखो, आपको देखने को मिलेगा या तो वो अट्रैक्ट होंगे या तो वो रिपल होंगे। ठीक है, तो ये है चार्ज की, इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 टाइप के चार्ज है, कौन से, पॉजिटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सिंपल जैसे मैग्नेट्स के साथ भी होता है, 2 पोल्स होते हैं, वैसे चार्जेस के साथ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक एटम, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था, उसमें अंदर में जितने प्रोटॉन होते हैं, बाहर में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, बैलेंस होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे। फिर क्या लिखा है, विच इज चार्ज बाय which is charge has unequal number of protons or electrons. One method of charging an object is rubbing it. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज करना है तो उसका क्या मेथड है, सिंपल मेथड है, आप उसको रब कर सकते हो, जिससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा अंदर वाले प्रोटॉन का और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया ये चीज? अब इसमें एक एग्जांपल इसने दे दिया है, अगर मान लो हम एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड डेवलप्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क रॉड एन इक्वल नेगेटिव चार्ज।
तो सिल्क रॉड में उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा जितना ग्लास रॉड में। तो सिंपली क्या होता है, वो रब करने से ना इधर का चार्ज निकल के उधर पे शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अगर मान लो दो मैटर है हमारे पास, एक ए है और दूसरा बी है, हम दोनों को रब कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर पे चले जा रहे हैं, तो ये वाला जो सब्सटेंस बी है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और सब्सटेंस ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। बस ये चीज यहां पर बता रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ ना सबको? एक बार देख लो, ये सब सिंपल डेफिनेशन है जो आप एज इट इज नोट डाउन कर सकते हो, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एक बार पढ़ो। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो मैग्नेट्स के साथ आप देखते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करो क्या लिखा है, net electric charge can neither be created nor be destroyed. This means electric charge is conserved. इसका क्या मतलब हुआ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है कि नहीं, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही चार्ज भी हम खुद से क्रिएट नहीं करते हैं, चार्ज जो होता है वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है, वो क्रिएट नहीं होता, वो बता रहा है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। And electric charges are quantized in multiple of E. तो ये क्या लिखा है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में। जैसे मैंने बताया ना, वो एक केजी आपने चावल खरीदा तो उसमें कई सारे चावल के दाने होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो नेट चार्ज होता है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा पैकेट होता है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E। नेक्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कैलकुलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आपको ध्यान होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन इन ए बॉडी विथ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना, हमने 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज देखा था। अगर 1 मिली कूलम्ब ऑफ चार्ज है तो मिली का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁻3। माइक्रो है तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁻6। नैनो है तो क्या आएगा, 10⁻⁻⁹। तो ये नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं, यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जैसे आपने कई चीजों को देखा होगा, जैसे वायर्स है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन कई चीजों में, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, वुड में नहीं होता। तो इसी तरीके से सब्सटेंसेस को किन किन चीजों में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर हम कहां कहां पर यूज करते हैं, वो टेप यूज करते हैं ना, ब्लैक वाला, जो कहां पर लगाते हैं, वायर में। वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलेटर का। इसकी जगह आपने और कहीं पर देखा होगा, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिक पोल लगे होते, तो पोल में जब वायर को जोड़ते हैं ना, तो एक किस टाइप का, एक सिरेमिक वाला पार्ट कनेक्ट करते हैं, गोल डिस्क टाइप के शेप वाला। वो सिरेमिक वाला जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। मतलब वो करंट के फ्लो को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसमें कोई भी फ्री चार्ज नहीं होते, इसलिए चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है ये एक इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कभी कभी करंट का फ्लो अलाउ करेंगे और कभी नहीं करेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल इसका होता है, जो हम एलईडीज यूज करते हैं ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन वैली ये नाम सुना है ना आप लोगों ने, कहां पर है, हाँ, यूएस में एक शहर है ना, उसका नाम क्या है, सिलिकॉन वैली। क्योंकि वहां पर जितने भी सिलिकॉन वेफर्स होते हैं, मतलब जिससे ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनते हैं, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये कभी पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और कभी उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम।
नेक्स्ट कंडक्टर, तो कंडक्टर हमने देखा कॉपर वायर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे कंडक्टर के एग्जांपल्स है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिर आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, कंडक्टर में भी क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है ना तो समवॉट वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, ठीक है। लेकिन सुपर कंडक्टर जो होता है ना वो बिल्कुल भी करंट को रेजिस्ट नहीं करेगा, उसमें करंट एकदम स्मूथली पास होगा, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और ये ऐसा कोई आइडियल मटेरियल नहीं होता जो सुपर कंडक्ट की तरह एक्ट करे, लेकिन कुछ कंडीशंस में मर्करी जैसे 4.2 केल्विन के टेम्परेचर पे या उसके कुछ अलाइज जो है 125 केल्विन के टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर के टाइप एक्ट करते, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी में ब्रॉडली हम किसी भी सब्सटेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन इनिशियली समझते जाओ। यहां पर जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की एक बार देख लो, उसको रीड करो क्या लिखा है, स्पेशली हाईलाइटेड पोर्शन। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर, वी कैन से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो जो चार्ज का फ्लो है कंडक्टर में उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसी को कीवर्ड टाइप का नोट कर लो पॉइंट वाइज। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर। That is called electric current in conductor. That is called electric current in conductor. इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अब देखो यहां पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट में जो देखा था, टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन स्विच इज ऑन। तो हमने देखा स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो पाथ कंप्लीट हुआ, तो वो टॉर्च ग्लो किया, ठीक है। तो पाथ कंप्लीट होना चाहिए, अगर वो पाथ ब्रोकन है या फिर वो सर्किट ब्रोकन है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट को इसने डिफाइन किया है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देख लेना, एक कंटिन्यूअस, ये नोट डाउन कर लो ये वाली लाइन, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit, is called an electric circuit, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं लिखवा रहा हूं, ये सब डेफिनेशन कहीं ना कहीं यूज हो सकती है तो ध्यान रखना, ठीक है। हटा दो फिर ये स्लाइड क्लियर है। इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट को इसने डिफाइन किया इस स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट की और क्या क्या ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो सकती है। तो एक बार यहां पर देखना क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया से 1 यूनिट ऑफ टाइम में जितने चार्ज फ्लो होंगे वो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का वो जो है इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेगा। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge flowing through a particular area, flowing through a particular area in unit time, in unit time. सेकेंड पॉइंट में लिखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये सारे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, अगर उसको मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? इफ ए नेट चार्ज Q flows across any cross section of conductor in time t, then current is called I, then current is denoted by I। तो I जो करंट है वो क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो ये फॉर्मूला है करंट कैलकुलेट करने का, नोट डाउन कर लो। I इज इक्वल्स टू Q बाई T। I मतलब करंट की वैल्यू, Q मतलब नेट चार्ज, और T मतलब टाइम। तो मान लो अगर एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है एक क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, एक पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट ऑफ करंट वहां से फ्लो हो रहा है। अब करंट की यूनिट क्या होती है उस चीज को यहां पर डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, sorry, the SI unit of electric charge is coulomb। SI unit of electric charge is coulomb। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन्स आया था हमारे पास, 625 इंटू 10⁻16 आया था। उसने इसको रफली कितना लिख दिया? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 कूलम कंटेन्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम contains 6 into 10⁻18 electrons। ठीक है। अब जो करंट की जो एसआई यूनिट होती है करंट को मेजर करने की, वो होती है एम्पियर। तो नोट कर लो, एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इज एम्पियर। नोट किया? अब देखो, अगर मान लो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर का यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, तो कितना अमाउंट का करंट फ्लो होगा? बोला जाएगा 1 एम्पियर का। तो यहां पर 1 एम्पियर को डिफाइन किया है। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, यहां जो हाईलाइटेड है। 1 एम्पियर इज constituted by 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge, the flow of 1 coulomb of charge per second। वन coulomb of charge per second, flow of 1 coulomb of charge per second। ओके, तो अभी तक अगर देखा जाए तो हमने 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने देखा वो किसका देखा था? नेट चार्ज इन ए बॉडी। तो नेट चार्ज इन ए बॉडी को किससे डिनोट करते हैं? Q से। और वो कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन, N इंटू E। और सेकेंड हमने कौन सा फॉर्मूला देखा? करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, जो कैसे कैलकुलेट होता है? Q अपॉन T। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं, वो उस करंट को डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल आपको देख लो, यहां पर सामने क्या लिखा हुआ है। लिखा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। एम्पियर को इन शॉर्ट ए से डिनोट करेंगे यूनिट को।
तो आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, मतलब आई की वैल्यू यहां पर गिवन है, is drawn by a filament of electric circuit, is drawn from a filament of electric bulb of for 10 minutes. तो 0.5 एम्पियर का करंट इस बल्ब से फ्लो हो रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए फ्लो हो रहा है, 10 मिनट्स की ड्यूरेशन के लिए फ्लो हो रहा है। यहां तक पढ़ लिया सबने। अब लिखा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, आई इज इक्वल्स टू क्या था, Q बाय टी। अब आपको I की वैल्यू गिवन है, मतलब करंट की वैल्यू गिवन है, आपको टाइम t की वैल्यू गिवन है, और आपको यहां पर क्या निकालना है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, Q निकालना है। तो सिंपली Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर, I इंटू टी। क्लियर हो गया ये चीज। अब I की वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी, कितना पुट करेंगे, 0.5 एम्पियर। टी टाइम जो था वो कितना था, 10 मिनट्स। उसको कन्वर्ट कर दो सेकेंड में, कितना हो जाएगा ये, 600 सेकेंड्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 300 कुलाम्स का जो चार्ज है वो सर्किट से जो है वो फ्लो होगा। समझ में आया ये पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स करो एक एक करके। तो फर्स्ट है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। बताओ क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, कपिल बता। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, हमने अभी देखा ना, एक्सपेरिमेंट में भी देखा, अभी यहां पर थ्योरेटिकल पार्ट में भी देखा, क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट। एक, हाँ बताओ। यस, इट इज ए क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, दैट्स इट। ठीक है, यहां पर मैंने तुम लोगों को लिखवाया भी था और अंडरलाइन करवाया था, चेक करना थोड़ी देर पहले। ये वाली लाइन में देखो, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो सेकंड क्वेश्चन का। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, क्या है यूनिट ऑफ करंट, क्या है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, when 1 coulomb of charge passes through a cross section in 1 second, then it generates 1 ampere of current. नेक्स्ट क्या लिखा है, पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज। तो 1 coulomb चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि नहीं, 1 coulomb ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, हाँ 6.25 वाला, इसी फॉर्मूले को यूज करके कर लोगे, ठीक है। चलो अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको नोट करो और सॉल्व करके दिखाओ। 1.5 मिली एम्पियर ऑफ करंट flows through an electric device for 5 minutes, calculate the number of electrons flowing passing through the device, या calculate the number of electrons flows through the circuit. Calculate the number of electron flows through the circuit. नोट डाउन कर लिया सबने, चलो कैलकुलेट करके बताओ।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, एक बार डेटा बताओ पहले मुझे। सबसे पहला डेटा क्या है? 1.5 एम्पियर, मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर। तो ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक करंट, आई की वैल्यू। तो यहां पर नोट डाउन कर लो, आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, और क्या गिवन है बताओ? टाइम। तो ये करंट कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, ये टाइम गिवन है। टाइम टी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 5 मिनट्स गिवन है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब क्या कैलकुलेट करना है ये बताओ। अभी देखो, मान लो अगर आप Q की बात करते हो, अगर आपको Q निकालना है तो Q क्या होता है? नेट चार्ज। अगर आप Q निकालोगे तो वो आपको क्या देगा? नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चलो पहले Q निकाल लेते हैं। तो Q निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू T, ऐसा ही होगा। तो Q इज इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 मिली एम्पियर है। तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए, कभी भी मिली वर्ड आता है तो क्या लग जाएगा वहां पर? 10⁻⁻³ ये पता है कि नहीं सबको? नहीं पता तो ध्यान रखो, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, किलो आता है तो क्या हो जाता है? 10⁻3। ठीक है, तो इतना करंट फ्लो हो रहा है। और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है? 5 मिनट्स के लिए। तो इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या यहां तक समझ में आया सबको? तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻3, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 300। क्या ये क्लियर? ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन जब करने जाओगे तो सबसे पहले ना मैं ये 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.5 से। तो 1.5 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? ये 4.5। क्या ये क्लियर हो गया? और ये 100 को अलग छोड़ देता हूं क्योंकि 300 का 3 मल्टीप्लाई किया हूं। और ये जो 10⁻³ है वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+3, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। ये 3 का 2 10 और यहां से 2 जीरोस कट जाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कितना बचेगा आपके पास? 4.5 डिवाइडेड बाय 10। अब जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.45। यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट क्या होगी बताओ?